ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दमदार 10 आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बाद अब बात होगी तमिलनाडु की, जहां विजय की शपथ पर सस्पेंस है कि खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा है। ये भी अपने आप में इतना हैरान कर देने वाली परिस्थिति है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के बाद कांग्रेस पार्टी से भी समर्थन मिल जाने के बाद अभी भी बहुमत का आंकड़ा जुटा नहीं पाए हैं, जब खुलकर कह चुके हैं कि डीएमके के अलावा जितनी अन्य पार्टियां मुझे समर्थन देना चाहती हैं वो देने के लिए आ जाएं, हम उनके साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। लेकिन टीवीके चीफ अब तक बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाए हैं। टीवीके के 107 विधायकों को कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन है और आंकड़ा 112 तक पहुंचता है, लेकिन बहुमत के लिए 118 विधायक चाहिए। विजय अभी भी 6 विधायकों का समर्थन तलाश ही रहे हैं। टीवीके को सीपीएम, सीपीआई, वीसी के समर्थन देंगे या नहीं, इस पर आज फैसला हो जाएगा। अब ये तीनों दल भी अब तक क्यों इंतजार कर रहे हैं, इस पर भी आज खुलासा होगा। मीटिंग आज इन्होंने भी बुलाई है और उसके बाद विजय को सपोर्ट करने का फैसला वो लेते हैं या नहीं लेते हैं इस पर, लेकिन नजर स्टालिन पर बहुत ज्यादा रहने वाली है। विजय ने कल फिर राज्यपाल से मुलाकात की थी। पहले कल का घटनाक्रम आपको बता दूं। राज्यपाल ने विजय को बहुमत के साथ आने के लिए कहा और इस बीच तमिलनाडु में जो हो रहा है उस पर स्टालिन ने एक अलग राजनीति खेलनी शुरू कर दी है। स्टालिन अभी भी इस घात में है कि सरकार उनके पास आ जाए। यहां तक कि एआईएडीएमके और डीएमके गठबंधन की खबरों की भी हवा उड़ रही है। सोचिए जरा, एआईएडीएमके क्यों बनी थी, कैसे बनी थी और किन परिस्थितियों में बनी थी। अब एआईएडीएमके और डीएमके का क्या गठबंधन हो सकता है। चेन्नई से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको दे दूं पहले ये बड़ी खबर। टीवी के मुख्यालय में इस समय पार्टी की अहम मीटिंग चल रही है। इसमें पार्टी के सभी विधायक और सीनियर लीडर्स मौजूद हैं। बैठक में गठबंधन और सूबे में चल रही सियासी हलचल को लेकर बातचीत चल रही है। गठबंधन और सियासी हलचल पर पूरी नजर हमारी भी बनी हुई है। विजय सरकार क्या बन भी पाएगी, अटक जाएगी। तमिलनाडु का पहले पूरा नंबर गेम आप समझिए। विजय आखिरकार फंस कहां रहे हैं, समस्या कहां आ रही है। विजय की पार्टी टीवीके को 108 सीट मिली और 2 सीट पर विजय जीते। अब आप ये जानते हैं कि दोनों सीटें तो वो रख नहीं सकते, एक सीट तो उन्हें छोड़नी ही होगी। ऐसे में टीवीके का फाइनल नंबर होता है 107। कांग्रेस के 5 विधायक टीवीके के साथ हैं। सपोर्ट लेटर उन्होंने सौंप भी दिया। आंकड़ा 112 पर पहुंच गया है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा 118 का है। तो ऐसे में मैजिक नंबर के लिए 6 विधायकों के समर्थन की और जरूरत है। अब विजय मैजिक नंबर तक पहुंचे कैसे, ये आपको बता दें। टीवी के कांग्रेस के साथ अगर लेफ्ट के 4 और वीसीके के 2 विधायक आ जाते हैं तो 118 का आंकड़ा पहुंच जाता है और विजय सरकार बना सकते हैं। लेकिन अगर वाकई में ये हो गया होता तो राज्यपाल से जब मिलने के लिए कल विजय फिर से गए थे तो फिर इनके समर्थन का भी पत्र लेकर जाते, यानी कि ये फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। और तमिलनाडु में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। द्रविड़ पॉलिटिक्स के नाम पर डीएमके और एआईडीएमके भी साथ आ सकते हैं। अब अगर ऐसा होता है तो इसका समीकरण आप समझें। डीएमके और उसके सहयोगियों के पास मिलाकर टोटल 73 विधायक हैं। वहीं एआईएडीएमके और उसके सहयोगियों के पास मिलाकर टोटल 53 विधायक हैं। ऐसे में ऑप्शन 1 की अगर बात करें तो दोनों गठबंधन मिल जाए तो बहुमत का आंकड़ा से तो काफी आगे पहुंच गए, 126 का आंकड़ा पहुंच जाता है। ऑप्शन 2 क्या हो सकता है वो भी आपको बता दें। डीएमके और उसके सहयोगी यानी कि 73 विधायक सिर्फ एआईएडीएमके के साथ गठबंधन कर ले तो भी ये आंकड़ा बहुमत के पार 120 हो जाता है। अब तीसरा ऑप्शन यह है कि कांग्रेस को डीएमके गठबंधन से बाहर करना। ऐसे में डीएमके गठबंधन के पास 68 विधायक हों और दूसरी तरफ एआईएडीएमके और सिर्फ पीएम के सरकार में शामिल हो जाए तो भी यह आंकड़ा 119 तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर डीएमके और एआईडीएमके मिल जाते हैं तो फिर यह संभावना भी है कि टीवीके चीफ विजय थलापति ये कह दे कि मेरे सारे विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। फिर मेरे सारे विधायक इस्तीफा दे रहे हैं कि अगर जनता का ये जनादेश तो नहीं है ना, ये जो बाकी आकलन हम कर रहे हैं, जनता का जनादेश टीवीके के साथ है। लेकिन राजनीति में तो कुछ भी पॉसिबल है सर। देखिए अभी जितनी समस्याएं बताई ये कोई समस्या नहीं है। हमारी नजर में सिर्फ एक समस्या है, वो समस्या है गवर्नर। दूसरी कोई समस्या नहीं है। गवर्नर
को एकदम जिम्मेदारी के साथ, जो संवैधानिक जिम्मेदारी उनको मिली है, जो इस लोकतंत्र की जरूरत है, इस लोकतंत्र की परंपरा है, उसके हिसाब से उनको विजय को बुला करके सरकार बनाने का आमंत्रण देना चाहिए कि आप सरकार बनाइए, बहुमत साबित करें। उनको ज़्यादा समय नहीं दें, उनको 2 दिन का समय दें या 3 दिन का समय दें कि आप 3 दिन के अंदर बहुमत साबित करिए, और नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन देखा जाएगा। दूसरा कोई व्यक्ति, ये स्थिति हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक कोई दूसरा प्रस्ताव गवर्नर के पास नहीं पहुंचा है, और गवर्नर ने कल की मुलाकात में कहा हुआ, कार्यवाहक गवर्नर ने, वैसे गवर्नर भी पूर्णकालिक नहीं है, वो तो गवर्नर केरल के हैं, और आर एन रवि के हटने के बाद हमको लगता है कि वो वही देख रहे हैं चार्ज केरल, या हाँ केरल के ही गवर्नर हमको लगता है अभी चार्ज देख रहे हैं वहाँ, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो केरल के गवर्नर थे। तो अब वो उनको एक अभी कोई, उन्होंने कहा कल विजय से मुलाकात में कि हम कोई दूसरे किसी को नहीं बुलाने जा रहे हैं, आप बहुमत का आंकड़ा हमको दीजिए। ये कहा पता है अभी क्या किया? मैंने पूरा मिर्च मसाला लगाकर पनीर पकोड़ा कढ़ाई में तलने के लिए बस तैयार ही था, अच्छा किया, और आपने गैस ऑफ कर दी। नहीं, आपने अच्छा किया, आपने सारे समीकरण बता दिए, लेकिन अभी गवर्नर के सामने ये समीकरण नहीं आए हैं। आपके जो समीकरण है, गवर्नर साहब ने कल कहा उनको कि हम किसी और को नहीं बुलाने जा रहे हैं, हम अभी किसी और को नहीं बुलाने जा रहे हैं, आप बहुमत दिखाइए। लेकिन जो प्रेसिडेंट्स है, अपने यहाँ प्रेसिडेंट्स जो है वो इसी तरह। लेकिन मैं सर हर समीकरण पे आपकी राय जानूंगी, बाकी समीकरण मैं इसमें चटनी डाल देता हूँ। मई 10 यानी कल, ठीक है, कल या परसों, कल तो 9 तारीख है, कल 9 तारीख है, मई 10 को तमिलनाडु का जो ये असेंबली है वो डिसॉल्व हो जाएगा। मई 10 ही उसकी लास्ट डेट है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा पहली बार नहीं होगा विजय अगर सरकार नहीं बना पाए, अब उनको मैंडेट मिला है पब्लिक का, अच्छी बात है अगर बन जाए तो। बीजेपी 2013 दिल्ली सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, उसकी सरकार नहीं बनी थी। बीजेपी 2018 कर्नाटक सरकार बनी, 105 सीटें थी, 112 मेजॉरिटी है, नहीं बन पाई, सरकार गिर गई। और बीजेपी फिर से 2019 महाराष्ट्र में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, सरकार नहीं बनी थी। 3 इंस्टेंसेस ऑलरेडी हैं जहां पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या तो सरकार बना नहीं पाई क्योंकि बाकी लोगों ने अलायंस कर लिया, या सरकार जहां बनी भी तो उसको समर्थन नहीं मिला। अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विजय है, लेकिन असेंबली हंग है, असेंबली हंग है। भले ही आप उसको बोलें कि माइनरली हंग है, ऐसा सीवियरली हंग नहीं है। और मैंडेट जो है वो एंटी डीएम के है, लार्जली प्रो टीवी के है, बट मेरे हिसाब से जो मैंडेट ही है कि टीवी के और एडीएम के एक साथ मिलकर सरकार बनाए। जब आप टीवी के, कांग्रेस, सीपीआई और वीसीके का समर्थन लेकर के सरकार बना रही है, ये एक पोस्ट पोल अलायंस है। ये तीनों दल डीएमके के साथ थे और उनके खिलाफ टीवीके के एमएलएज भी जीत करके आए हैं। और गवर्नर को एक स्टेबल सरकार देखनी है। 2018 में येदियुरप्पा जी को मौका दिया गया, लेकिन सरकार तो बनी नहीं, सरकार गिर गई, लेकिन वो एक्स चीफ मिनिस्टर हो गए और उन्हें जिंदगी भर उसकी वजह से पेंशन भी मिलता रहेगा। तो अब 1-2 बातें अब इसको जो है, मैं है, बस 1 मिनट बस दीजिएगा सर। ये जो पहला वाला समीकरण जो टीवी के और लेफ्ट के, कांग्रेस के, वो जो पहला समीकरण है, जो सबसे ऑब्वियस समीकरण दिखाई दे रहा था, उसमें इतना क्यों इंतजार, इतनी क्यों देरी हो रही है? नहीं, पहले जो बातें अमिताभ जी कह रहे थे उसको समझना जरूरी है। देखिए 2018 भारतीय जनता पार्टी, येदियुरप्पा, उनको मैंडेट मिला था। चूंकि कांग्रेस हार करके, कांग्रेस 80 सीट पर आ गई थी 124 सीट से, कांग्रेस हारी थी। कांग्रेस का वो पहल करना अनैतिक था, लेकिन वहां क्या था, गवर्नर ने बुलाया येदियुरप्पा को, गवर्नर ने उनको कॉल किया। उस समय तक कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर के बहुमत का आंकड़ा गवर्नर को दे दिया था। अभी जो हम पहले कह रहे थे कि दूसरा ऑप्शन नहीं आया अभी तमिलनाडु में, वहां आ गया था, और तब भी गवर्नर के यहाँ फैसला नहीं हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 36 घंटे में, जस्टिस दीपक मिश्रा का वो वर्डिक्ट था, उन्होंने कहा कि आप टाइम मत दीजिए इनको, 36 घंटे में येदियुरप्पा अपना बहुमत साबित करें। ठीक है, वो नहीं साबित कर सके, एक दूसरा ऑप्शन था, गवर्नर ने बुला लिया। हम कह रहे हैं पहले ऑप्शन आ गया था दूसरा, यहाँ गवर्नर के पास अभी तक दूसरा ऑप्शन आया नहीं। दिल्ली में भी तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक ऑप्शन चला गया था गवर्नर के पास, इसलिए उन्होंने बुलाया उसको। अब जो एक और इसका रिवर्स उदाहरण जो अमिताभ जी ने कहा उसका देखिए, 2017 गोवा देखिए, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन गवर्नर ने कांग्रेस को नहीं कॉल किया सरकार बनाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। वो मामला भी कोर्ट में पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर फिर वहां बीजेपी का जो दावा दिया उसको कहा गया कि भाई आप
वो कवलेकर थे कांग्रेस पार्टी के नेता, उनको मना कर दिया गया, बीजेपी को मौका दिया गया कि आप बहुमत साबित करिए। तो ये तीनों वर्डिक्ट जो है, तीनों सुप्रीम कोर्ट में जो मामले गए हैं, उसमें बहुत साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर जाने दीजिए। मैं आपसे ये कह रही हूं कि अगर आज डीएमके एआईडीएमके गठबंधन कर लेती है तो ये भी अनप्रेसिडेंटेड होगा, लेकिन क्या ये परिस्थिति पैदा हो रही है? और अगर ये गठबंधन हो गया और फिर विजय ने कह दिया कि मेरे सारे विधायक इस्तीफा दे देंगे, फिर क्या होगा तमिलनाडु में? दिल्ली में हुआ ही ना था, अरविंद केजरीवाल ने सरकार बना ली कांग्रेस के समर्थन से, और 49 दिन के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कहा कि हम चला सकते हैं सरकार। तो बहुत दिन तक असेंबली को निलंबित रखा गया, सस्पेंडेड एनिमेशन में, और उसके बाद फिर दोबारा चुनाव हुआ। तो ये भी एक स्थिरता की बात है। अभी जो तमाम तरह के जो खरीद फरोख्त की बातें हो रही हैं, तमाम अन्ना डीएमके के लोग रिसोर्ट में छिपाए गए हैं, इनकी बात हो रही है, उनकी बात हो रही है, सब होता ही नहीं भाई। शंकर दयाल शर्मा ने, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, एकदम सबको पता था कि कोई मैंडेट नहीं है, तुम बुला लिया शंकर दयाल शर्मा ने, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। और क्या इस देश में माइनॉरिटी सरकार चलने की मिसाल नहीं है? चलती है भाई। इन्होंने क्या नाम है, गिरने वाली सरकार भी है। नीतीश कुमार ने माइनॉरिटी सरकार चलाई बिहार में, जब वो बीजेपी से अलग हुए तो माइनॉरिटी सरकार चली उनकी। नरसिंह राव ने माइनॉरिटी सरकार चलाई। तो माइनॉरिटी सरकार भी चलती है इस देश में। आप जनादेश का सम्मान करिए। टीवी की माइनॉरिटी सरकार चलाएंगे? नहीं होगा, उनको बहुमत मिल जाएगा। कौन देगा? भाई ये सब छोटी पार्टियां दे देंगी जो उनको दे रही हैं अभी। अब तक क्यों नहीं दे पा रही हैं? इसके पीछे कोई खेल लग रहा है आपको? वो सब अपना अपना बार्गेन कर रहे होंगे, सब अपने अपने पद वहां रख रहे होंगे कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, सब अपना बार्गेनिंग का वो चलता है इस समय, जब ऐसी स्थिति बनती है तो। और जब गवर्नर बुला लेते तो उनकी बार्गेनिंग भी कम हो जाती। अब गवर्नर ने नहीं बुला करके सबको बार्गेनिंग की ज्यादा पावर दे दी है, खरीद फरोख्त का खुला मैदान बन गया है। मैं विजय की इमेज पर मैं थोड़ी बात करना चाहती हूँ। ये जो पूरा पॉलिटिकल घटनाक्रम हो रहा है अमिताभ जी, इसमें विजय ने अपनी इमेज को कैसे प्रोटेक्ट किया है? क्योंकि वो तो खुले दिल से कह रहे हैं कि कोई भी हमसे गठबंधन कर ले। वो ये भी कह रहे हैं कि डीएमके के खिलाफ ये जनादेश है, तो एआईएडीएमके और डीएमके का गठबंधन तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। 2 बार गवर्नर के दर पर वो पहुंच भी गए, गवर्नर पर ही आपने सवालिया निशान लगा दिया कि प्रॉब्लम एक ही दिखाई दे रही है। विजय यहां पर भी अपनी इमेज को बचा पाने में कामयाब रहे हैं। ये तो आप कहेंगे देखिए क्या है, he is playing like a good politician। देखिए क्या है कि असेंबली हंग है और जनता ने ये मैंडेट हंग कर दिया है। तो जब अगर जनता ने क्लियर मैंडेट नहीं दिया है तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होगा, क्योंकि जनता ने ही मैंडेट नहीं दिया क्लियर। ठीक है। अच्छा, जब जनता ही गलत सी अल्टीमेटली नहीं गलती और इसकी बात सीटें जिता के टीवीके को भेज दिया, ये सोचा होगा उन्होंने कि भाई कहीं से नंबर जुटा दिए जाएंगे। जब मैंडेट पूरा नहीं है तभी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो रही है ना। अगर मैंडेट पूरा होता तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स नहीं होती ना। अगर उनको 125 सीटें आती तो नहीं होती ना रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स इज द रिजल्ट ऑफ मैंडेट ना अल्टीमेटली। क्या डीएमके एआईडीएमके के गठबंधन को एक्सेप्ट किया जाएगा? देखिए, जब आप जनता के ही मैंडेट की बात कर रहे हैं, जब मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए, दिल्ली का एग्जांपल दिया, जैसे सर ने भी बोला, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, चली क्या? 50 दिन चली। भाजपा को नहीं बनाने दिया सरकार कर्नाटक में, जेडीएस और कांग्रेस ने बना ली, चली क्या? नहीं चली। एमवीए ने सरकार बना ली बीजेपी को मैंडेट नहीं दे करके, चली क्या? नहीं चली। ये बात जरूर है कि एडीएमके और डीएमके का अगर अलायंस होता है तो दैट इज क्या बोलेंगे उसको, दैट इज नॉट रिस्पेक्टिंग द मैंडेट। ये बात जरूर है, इस बात को मैं मानता हूं। लेकिन टीवीके और एडीएमके का अगर अलायंस होता है दैट इज फुल्ली रिस्पेक्टिंग द मैंडेट। हालांकि एक अलायंस जब इतनी बात होती है तो मुझे ध्यान आता है कश्मीर का। अगर महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी अलायंस कर सकती है तो द्रविड़ पॉलिटिक्स के नाम पर ये अलायंस तो फिर उतना खराब नहीं दिखाई देता। ठीक बात है भाई, दोनों हारी हुई पार्टियां कर देती हैं, हारी हुई पार्टियां अलायंस करके सरकार बना लेती हैं, जीती हुई पार्टी को रोक देती हैं। जैसे महाराष्ट्र में रोका भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी ने, हारी हुई पार्टियां थी। और शिवसेना तो साथ में लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी के दम पर जीत के आई थी। फिर शिवसेना का क्या हुआ, ये भी फिर वो भी हिस्टोरिक है। ये सारी चीजें नहीं होती। क्या होता है कि सिर्फ हमेशा राजनीति जो है ना, हम लोग बीजेपी इसमें कुछ देख रही है, इसी वजह से सब प्रॉब्लम हो रही है। बीजेपी को प्रॉब्लम हुई है कांग्रेस पार्टी से। अगर पहले दिन अगर इन्होंने मना कर दिया, टीवी के कह देते विजय कि हम कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे और अपना 108 का नंबर लेकर के जाते तो गवर्नर ने बुला करके शपथ करा दी होती। उन्होंने कांग्रेस को जोड़ दिया।
तो फिर बीजेपी को लगा कि ये क्या खेल है, फिर तो कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है वहां, Correct, डीएमके से क्योंकि अलग होकर के अपने मजबूत हो जाएगी कांग्रेस। आप जब कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं, इज इट रिस्पेक्टिंग द मैंडेट ऑफ द पीपल? नहीं, वो तो डीएमके के साथ तो अलायंस फिर में थे। इस वजह से वो फिर तब बीजेपी प्ले में आ गई। सारी बातें तो नहीं हो सकती है ना आपके साथ ही। नहीं, लेकिन हम ये कह रहे थे मीनाक्षी जी कि हमेशा राजनीति जो है वो सिर्फ नंबर से या कॉन्स्टिट्यूशन में कई चीजें परंपरा से चलती हैं, लोकलाज से चलती हैं। अपनी परंपरा रही है कि आप मैंडेट को देखिए, उसका सम्मान करिए, आप देखिए कि लोग क्या चाहते हैं तमिलनाडु की, ये परंपरा भी होती है। सर पॉलिटिक्स से इसलिए कहते हैं, पॉलिटिक्स में परंपराओं के अलावा भी कुछ भी पॉसिबल है, तो कुछ भी पॉसिबल वाली स्थिति दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि क्या होता है तमिलनाडु में। बात केरल की भी कर लेते हैं, जहां पर यूडीएफ को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी सीएम फाइनल नहीं हो पा रहा है। देखिए, जहां पर बहुमत नहीं मिला वहां की चुनौती अलग है, लेकिन बहुमत मिल जाने के बाद भी गोवा में अपनी सत्ता गंवाने वाली अब क्या केरल में सरकार बनाएगी, और बना भी रही है तो किसे सीएम बना रही है, इसे लेकर विधायक दल की बैठक हुई। केंद्रीय पर्यवेक्षक मौजूद भी रहे, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं हो सका। मीटिंग में हाईकमान को सीएम के नाम पर फैसला लेने का प्रस्ताव पास किया गया। वहीं खबर है कि केरल कांग्रेस के सीनियर लीडर वीसी सतीशन ने सीएम की कुर्सी पर दावा ठोक दिया है। रेस में केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्नीथल्ला का भी नाम है। वेणुगोपाल राहुल के करीबी हैं, ऐसे में राहुल डिसाइड करेंगे कि वेणुगोपाल केरल जाएंगे या नहीं जाएंगे। वेणुगोपाल को करीब 43 विधायकों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन केरल में कांग्रेस के सहयोगी दल आईयूएमएल सतीशन के नाम पर समर्थन दे रहे हैं। इस पर जल्दी से हम बात कर लेते हैं। जो उड़ती उड़ती खबरें मेरे पास आई है जी, वो तो ये है कि जो यहाँ दिल्ली में बैठे कांग्रेसी वो तो चाह रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल जाएं, बिल्कुल वो केरल जाएं। हाँ, देखिए, जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग ने चुनाव के नतीजे आने के पहले ही कह दिया था कि अगर यूडीएफ की सरकार बनती है तो हमारी पसंद वीडी सतीशन है। सतीशन वहां नेता प्रतिपक्ष थे और वो कांग्रेस की भी पसंद है, और लेकिन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी जो है एमएलएज का वो चाहती है कि केसी वेणुगोपाल बने। वो इसलिए क्योंकि टिकट बंटवारे में केसी वेणुगोपाल ने हैंड पिक किए थे अपने लोगों को, टिकटें भी दिलवाई थी और राहुल गांधी के बड़े करीबी हैं। लेकिन राहुल गांधी 7 साल में जब उन्होंने तैयार किया एक संगठन महामंत्री जिस पर वो अब भरोसा करते हैं और उनके जरिए सारे काम हो रहे हैं, तो उनको हटाएंगे तो फिर एक उनका रिप्लेसमेंट भी लाना होगा। तो इसलिए भी हो सकता है कि राहुल गांधी ये चाहें कि केसी वेणुगोपाल उनके साथ दिल्ली रहे, राष्ट्रीय संगठन। हालांकि आज तक उन्होंने जिन जिन राज्यों में चुनाव किया है और फिर वहां पे क्या दुर्गति हुई है, लोगों को राहुल गांधी राजस्थान मध्य प्रदेश है वो, लेकिन सब पुराने लोग बनते रहे थे। सतीशन क्या है कि वहां नेचुरल चॉइस है। सतीशन, चाहे सतीशन हो, चेन्नीथला हो, वेणुगोपाल हो, सब एक ही समाज से आते हैं, सब नायर समाज से आते हैं, सब कांग्रेस के मजबूत नेता हैं। हमको बीडी सतीशन का दावा, सर आपको किसका दावा मजबूत लग रहा है? चुनाव जो जीता गया है वहां पर, उसमें सबसे ज्यादा रोल वीडी सतीशन का ही है। तो ये मैंडेट वीडी सतीशन के नाम पे मिला है, क्योंकि जितने भी आप सर्विस देखेंगे उसमें पिनरई विजयन के सामने वीडी सतीशन को ही 29-30% लोग सीएम देखना चाहते थे। अब इश्यू है कि वो मुझे भी नहीं पता था पहले कि वीडी सतीशन कभी मंत्री रहे ही नहीं है, एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस में भी कुछ लोगों का उनको समर्थन नहीं है, ऑफकोर्स, क्योंकि सर आईयूएमएल ये कह रहा है कि हम वीडी सतीशन के साथ हाँ, तो उन्होंने मतलब एक बड़ा धड़ा जो है उसको अपने साथ कर लिया है, तो उनकी स्थिति और मजबूत हो जाती है। मैंडेट उनके नाम पे मिला है, आईयूएमएल भी उनको सपोर्ट कर रहा है। अब अगर दोनों में लड़ाई हो जाती है, लड़ाई केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन में अगर एकदम डेडलॉक हो जाता है, तो रमेश चेन्नीथल्ला कैन बी डार्क हॉर्स, क्योंकि वो बहुत एफेबल पर्सन है, उनको सब लोग पसंद करते हैं। एज इन मतलब पसंद नहीं भी करते तो मतलब उसको क्रॉस नहीं कर सकते उनके नाम पे, तो एक कंसेंसस कैंडिडेट रमेश चेन्नीथल्ला पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, वो बहुत पुराने नेता हैं, और जिस समय ओमन चांडी को बनाया गया था मुख्यमंत्री, उस समय भी दावेदार थे मुख्यमंत्री पद के रमेश चेन्नीथल्ला। रमेश चेन्नीथल्ला पुराने नेता हैं और बहुत ही मजबूत नेता हैं, ग्राउंडेड लीडर हैं, और अभी प्रभारी के तौर पर भी वो काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के प्रभारी हैं वो, उनको राष्ट्रीय राजनीति का, प्रदेश की राजनीति का उनको पर्याप्त अनुभव है। तो एक पुराने, बहुत पहले से वो दावेदार रहे। मतलब आप ये समझिए उसको कि रमेश चेन्नीथल्ला पिछले 25 साल से मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक एंटनी के बाद का जो लॉट था, जिसमें वायलार रवि थे, ओमन चांडी थे, मुरलीधरन के वो करुणाकरण के बेटे थे, वो सब चले गए इधर, लेकिन और रमेश चेन्नीथल्ला थे। ये तब से राजनीति करते थे जब बीडी सतीशन सीन में नहीं आए थे।
तो एक तो उनकी दावेदारी है ही, और एक कंसेंसस कैंडिडेट अगर बनाना हो कि भाई वेणुगोपाल भी नहीं और सतीशन भी नहीं, सतीशन का अगर एडवांटेज मिला है मुस्लिम लीग के समर्थन से, तो एक वहीं डिसएडवांटेज भी हो जाता है कि कांग्रेस में कई लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई मुस्लिम लीग के समर्थन वाले आदमी को हम लोग क्यों बनाए, मुस्लिम लीग फिर हमको कैसे डिक्टेट करेगी, हमारा 63 एमएलए जीता हुआ है तो हम अपना सीएम बनाएंगे। तो एक एडवांटेज है मुस्लिम लीग के समर्थन का, तो एक डिसएडवांटेज भी हो गया सतीशन के साथ। तो अब ये देखना है कि वेणुगोपाल नहीं जाते हैं तो वेणुगोपाल का वीटो बहुत मजबूत हो जाएगा, अगर वो नहीं जा रहे हैं तो वो वीटो कर देंगे जिसको वो बनेगा, फिर बाकी सारी चीजें जो है सो इन वो तीन खत्म के हो अलावा जाएंगी। भी कोई नाम है? शशि थरूर आउट है, अब इन तीन के अलावा तो कोई नाम नहीं है, हमको नहीं लग रहा। तो आप ये कह रहे हैं कोमल कि चंडी के बेटे केसी जीते हैं। वेणुगोपाल चंडी को कोमल राहुल जीते ही या तो भेज सकते हैं या रोक सकते हैं। बिल्कुल, और जब रुक जाएंगे वेणुगोपाल तब वेणुगोपाल के वीटो की 100% हो जाएगी। अगर वो कहें कि सतीशन नहीं बनेंगे तो सतीशन नहीं बनेंगे, फिर तो वो जिसको कहेंगे, वो रमेश चन्नीथल्ला भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है। अगर नहीं गए वेणुगोपाल को जाना है तब उनका वीटो कमजोर है थोड़ा, हम नहीं जा रहे हैं, हम दिल्ली रहेंगे, तो फिर उनका वीटो ज्यादा मजबूत होगा, वो जिसको कह देंगे उसको बना दिया जाएगा। अच्छा, बिहार की भी एक खबर आपको दे दे। बिहार में सम्राट चौधरी कैबिनेट आज से फुल फॉर्म में आ जाएगी। कल दोपहर में शपथ और शाम तक के सभी मंत्रियों को उनके विभाग बांट दिए गए हैं। अब सम्राट चौधरी की अगुवाई में बिहार सरकार कामकाज में जुट गई है। सम्राट चौधरी ने गृह प्रशासन समेत 6 अहम विभाग अपने पास रखे हैं, तो वहीं जेडीयू के कोटे में वित्त, वाणिज्य, जल संसाधन, ग्रामीण विकास मंत्रालय गया है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है। निशांत कुमार फिलहाल किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, तो रामकृपाल यादव को सहकारिता विभाग और पहली बार शिक्षा विभाग बीजेपी के खाते में गया है। मिथिलेश तिवारी अब ये मंत्रालय संभालेंगे। राजस्व और भूमि सुधार विभाग दिलीप जायसवाल संभालेंगे। नई कैबिनेट में 8 नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। तो बिहार में कल शपथ ग्रहण में जो मेन फोकस रहा वो निशांत कुमार पर रहा। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद आरजेडी ने नीतीश कुमार पर परिवारवाद का आरोप भी लगाया। आरजेडी की तरफ से पोस्ट किया गया कि पिता ने आजीवन परिवारवाद पर लेक्चर देने के बाद अपने बेटे को राजनीति में सेटल करने की शर्त पर ही कुर्सी छोड़ी, जिस पर जेडीयू ने पलटवार किया। संजय झा ने आरजेडी पर अटैक किया। निशांत कुमार जैसे ही सर मंत्री पद की शपथ ली, आरजेडी आरोप लगाने लगे परिवारवाद को लेकर। सर देखिए, आरजेडी से आप क्या अपेक्षा करते हैं? पूरा परिवार जिसका राजनीति में हो और किस तरीके से जो काम किया है आकर के, ये तो सच्चे मन से और काम करने आया है। मैं थोड़ा और इसको विस्तार में बोलूं, जो नीतीश जी राजनीति से, खास करके बिहार के राजनीति से जब अपना मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके गए। अब एक सवाल मन में आता है कि निशांत कुमार ने स्वास्थ्य मंत्रालय क्यों मांगा? वही तो, ये समझ में आने की बात समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय पब्लिक डीलिंग वाली मिनिस्ट्री है और आपको परफॉर्म करना है, तुरंत निगेटिव पॉजिटिव होता है उसमें। अगर जरा सी भी गड़बड़ी होती है तो तुरंत आपको आपके ऊपर ब्लेम आता है। लेकिन अब ये मिनिस्ट्री बीजेपी के पास थी, मंगल पांडे कोटे से, मंगल पांडे मिनिस्टर थे, तो बीजेपी कोटे से, और शिक्षा मंत्रालय जेडीयू के पास था। सुनील कुमार एक्स आईपीएस ऑफिसर है, वो शिक्षा मंत्री थे। तो ये मिनिस्ट्री की अदला बदली जो हुई है, एक आधी मिनिस्ट्री की अदला बदली हुई है, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य जेडीयू लिया, निशांत को बनाया गया। अब आप याद करिए, जब लालू यादव के बेटे, दोनों बेटे जब पहली बार मंत्री बने थे, एक उप मुख्यमंत्री और मंत्री, तो तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री बने थे। तो अब निशांत कुमार भी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। करने को बहुत कुछ है उस मिनिस्ट्री में, अगर आप कर देते हैं ईमानदारी से, शिक्षा भी और स्वास्थ्य भी। वही अगर आप कर देते हैं, अपनी परफॉर्मेंस दिखा देते हैं, एक आप अगर मुख्यमंत्री की दावेदारी अपने आगे के लिए करनी है, तो एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। आप बिहार में स्वास्थ्य की हालत बहुत खराब है, कुछ सुधार करने तो बहुत अच्छा है, नहीं तो निगेटिव तो उसमें हो जाएगा। स्टार बनने का मौका भी अमिताभ जी और फ्लॉप होने की संभावना भी सबसे ज्यादा स्वास्थ्य मंत्रालय में ही है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय क्या यहाँ पे बहुत क्विक फिक्स आप कर सकते हैं अगर आपका इंटेंशन सही हो तो, बहुत जल्दी। डॉक्टर्स की कमी, दवाइयों की कमी और इक्विपमेंट्स की कमी। तो आई थिंक निशांत कुमार को ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये जो एक पब्लिक डीलिंग वाली मंत्रालय है, और इसमें क्योंकि शायद सिचुएशन बहुत खराब है, अगर एक बेसिक लेवल पे सिचुएशन को ला दिया जाए तो मैं इसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूँ। सोच समझ के ये मंत्रालय मांगा गया है। आज दमदार 10 में इतना ही। बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका भी, अमिताभ जी आपका भी बहुत धन्यवाद।